नमस्ते बच्चों। और मेरा नाम ऋचा चौधरी है और मैं आज आप लोग को साइकोलॉजी मनोविज्ञान बहुत ही इजी वे में पढ़ाने वाली हूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं आज एक न्यू टॉपिक से जिसका नाम है मेमोरी। मेमोरी को हम लोग हिंदी में स्मृति कहते हैं। तो अगर हम लोग जानेंगे कि मेमोरी होता क्या है, सबसे पहले तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि मेमोरी क्या है। तो जब भी हम पूछेंगे मेमोरी क्या है तो हम जानते हैं कि मेमोरी एक हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, हमारा एक कॉग्निटिव फंक्शन होता है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि हम कैसे किसी इन्फॉर्मेशन को इनकोड कर रहे हैं, कैसे किसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं या कैसे हम किसी इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं। अब अगर हम इसको एक कॉमन लैंग्वेज में तो इस तरह हम बोल देते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को लेना, कोई भी इन्फॉर्मेशन को देना, तो ये एक तरह से ये मेमोरी का काम है। लेकिन अगर हम उसको एक डिफाइन टर्म में या एक प्रॉपर डेफिनेशन में अगर उसको हम लिखना चाहें तो हम बोलते हैं कि मेमोरी एक तरह की एक फैकल्टी है विच इंक्लूड्स स्टोरेज, विच इंक्लूड्स इनकोडिंग, विच इंक्लूड्स रिट्राइवल। तो मैं आपको दो बेसिक डेफिनेशंस देना चाहूँगी जो हमारे इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट की है। जैसे पहली डेफिनेशन है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेमोरी, और इसकी अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दूँ तो ये लिखी जा सकती है कि फैकल्टी ऑफ इनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन। ये जो डेफिनेशन है ये हमारी डेफिनेशन है स्क्वायर 2009 में उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। अगर हम पढ़ें तो एक और डेफिनेशन है जो कि मेमोरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, वो है कि मेमोरी इज मेंटेनिंग the information for a longer period of time। ये डेफिनेशन है मैटलिन की और ये डेफिनेशन दिया था 2005 में उन्होंने। मैं फिर से आप लोग को मेंशन करना चाहूँगी कि हम लोग आज साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और साइकोलॉजी का हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमने आज पिक किया है, उठाया है, जिसका नाम है मेमोरी। मेमोरी के हम एकदम बेसिक कंसेप्ट्स पे पढ़ रहे हैं और हमने ये पढ़ा है कि मेमोरी होता क्या है। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया कि मेमोरी हमारी एक तरह से कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, हमारी मानसिक क्षमता होती है जिससे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को इनकोड, स्टोर या रिट्राइव करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट ने जो ये एक ऑथेंटिक डेफिनेशंस विद ईयर दी थी। तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, डॉट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जैसे थोड़ा सा पढ़ते हैं कि मेमोरी आया कैसे। मतलब जब मेमोरी इतना रिनाउंड हो गया, मेमोरी टॉपिक को एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिलने लगा, तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए और उन्होंने मेमोरी पे काम करना शुरू किया। तो जब काम किया तो पता चला कि 100 ईयर्स से बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मेमोरी से रिलेटेड काम कर रहे थे। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो हम लोग के लिए मतलब ऐसा है कि जो आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, वो है एबिंगहॉस का नाम। तो मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ और बताती हूँ कि वो मेमोरी के लिए क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये उनकी स्पेलिंग है, क्योंकि कई बार बहुत बच्चे उनकी स्पेलिंग गलत कर देते हैं, इसलिए ये उनकी स्पेलिंग है। और एबिंगहॉस ने 1885 में मेमोरी पे काम किया और उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने खुद ही एज अ सब्जेक्ट बहुत सारे मोर देन 100 नॉन सेलेबल लेटर्स को
मेमोराइज़ किया और रिकॉल किया, और उनके जितने भी ये फाइंडिंग्स थे वो उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत अप्रूव किए गए, बहुत ज़्यादा अपलॉड किए गए, बहुत उसकी प्रशंसा हुई, और उनकी बहुत सारी फाइंडिंग्स आज भी वैलिड हैं, उसको अपनाया जाता है। उन्होंने 2 मेजर फाइंडिंग्स दी थी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ हिज फाइंडिंग्स। तो उनकी सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है द मोर क्विकर को एक और वर्ड बोल सकते हैं रैपिडली यू लर्न, द मोर फास्ट यू फॉरगेट। मतलब जो चीज़ हम जितना जल्दी याद करते हैं और जितना फास्ट याद करते हैं उस चीज़ को हम उतनी ही जल्दी भूल जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे फॉरगेटिंग हमारी स्लो हो जाती है। तो ये उनकी थी सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग। दूसरी फाइंडिंग, ये पहली है, दूसरी फाइंडिंग उन्होंने बताया कि दूसरी फाइंडिंग ये है कि उन्होंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस is superior to mass practice। मतलब उन्होंने बताया 2 इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स दी। पहली थी कि जो चीज़ हम लोग जितना जल्दी पढ़ते हैं वो चीज़ हम उतनी जल्दी ही भूल जाते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि जब भी हम कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करके प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना कि एक दिन टाइम टेबल बनाया तो उतना स्लॉट पढ़ा, 2 चैप्टर्स या 1 चैप्टर, या चलो 1 टॉपिक 2 टॉपिक ख़त्म किए, फिर नेक्स्ट डे हमने नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक उठाया, उसको ख़त्म करने की कोशिश की, फिर हम 3rd डे कुछ और किए, फिर 4th डे। तो वो जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, वो ज़्यादा रिजल्ट देती है इन कंपैरिजन टू जब भी हम कोई मास स्टडी करते हैं कि हम आए, एक दिन कल एग्ज़ाम है हमारा और हम आज रात में पूरी किताब पढ़ लिए, तो वो हम जाके एग्ज़ाम तो दे लेते हैं लेकिन हमें प्रिपेयर कुछ नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं डेवलप हो पाती है। हम बस एक फॉर द सेक ऑफ द एग्ज़ाम हम वो एग्ज़ाम दे देते हैं, पास भी हो जाते हैं, लेकिन हमारा नॉलेज उससे नहीं ज़्यादा इम्प्रूव हो पाता है। तो उनकी 2 फाइंडिंग्स थी, पहला द मोर क्विकर और रैपिडली यू लर्न द मोर यू फॉरगेट, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस इज ऑलवेज सुपीरियर टू द मास प्रैक्टिस। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग मेमोरी के 3 मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेमोरी के 3 मेजर एस्पेक्ट्स होते क्या हैं। ये यहाँ से अब हम लोग थोड़ा सा मेमोरी के इंट्रोडक्शन से उसके धीरे सब पार्ट्स पे आ रहे हैं। तो अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोग को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, थोड़ा सा चीज़ों को समझना होगा और कोशिश करनी होगी कि आप अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रख पा रहे हैं। तो अगर हम 3 मेजर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सबसे पहला एस्पेक्ट है इनकोडिंग और दूसरा एस्पेक्ट है हमारा, अगर हम ऐसे लिखते हैं कि मेमोरी के 3 एस्पेक्ट्स हैं, तो पहला है हमारा इनकोडिंग, दूसरा है हमारा स्टोरेज और तीसरा है हमारा रिट्राइवल। ये 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं और हम इसको धीरे धीरे एक एक करके हम लोग अभी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इनकोडिंग पे। तो इनकोडिंग क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी आइज़ हो गई, हमारी नोज़ हो गई, हमारी ईयर्स हो गए, हमारे स्किन हो गया, हमारा टंग हो गया। ये 5 इंद्रियां जो हैं वो हमें क्या करती हैं, हमें दुनिया में या हमारे संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखने, सुनने, समझने, इन सब का काम करती हैं। ये सेंसरी इनपुट्स जितने हैं इनको हम तभी परसीव कर सकते हैं जब हम उनको इनकोड करेंगे, जब हम उनको कोई एक फॉर्म देंगे। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर्म देना। जैसे कोई बर्ड है,
अब हमें पता नहीं है, पहली बार हमने देखा बर्ड, तो हम कैसे समझेंगे? अगर हम पहली बार बर्ड देखते हैं या हम उसकी चर्पिंग, उसकी आवाज़ सुनते हैं, या फिर हमको कोई उसका मतलब बताता है कि वो करती क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, वो फ्लाई करती है या जो भी, तो हम उसकी इनकोडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अंदर कर सकते हैं, अपने ब्रेन में कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को फॉर्म देते हैं तो वो हमेशा इनकोडिंग कहलाता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनी सेंसरी इनपुट व्हेन गिवन अ फॉर्म इज कॉल्ड एज इनकोडिंग, या इट इज़ कॉल्ड एज इनकोडिंग, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि इस तरीके से हम इनकोडिंग कर सकते हैं। अब इनकोडिंग के हमेशा 3 तरीके होते हैं। तो इनकोडिंग कैसे होगी? या तो हम विजुअली करेंगे, विजुअली का मतलब हो गया थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स, कोई कुछ देख के, कुछ कहीं पिक्चर देख लिया तो हम बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में एक फॉर्मेशन बना लेते हैं, तो वो हमारे अंदर इनकोड हो जाती है विजुअली थ्रू पिक्चर्स। दूसरा तरीका क्या है? उसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक। ध्यान से फिर से स्पेलिंग देखिएगा, बहुत बच्चे गलत करते हैं। एकॉस्टिक का मतलब हो गया साउंड। कोई भी चीज़ हम जब सुन के, जब भी हम जैसे बर्ड है तो उसकी आवाज़ सुन रहे हैं, तो उसकी तरह थ्रू भी हम फॉर्मेशन करके हम इनकोडिंग करते हैं। और लास्ट होता है सिमेंटिक। सिमेंटिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये मीनिंग देता है किसी भी चीज़ को। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ का अर्थ समझ लें, किसी की भी मीनिंग समझ लें, कहते हैं ना जैसे जब हम पढ़ते हैं तो जो रोट लर्निंग करते हैं, रोट लर्निंग बहुत एवरलास्टिंग नहीं होती है, लेकिन अगर हम उस चीज़ को समझ लेते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, तो वो हमें बहुत जल्दी नहीं भूलती है। तो सेमेंटिक मेमोरी ऑटोमेटिकली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको स्पेलिंग्स में डाउट होगा तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। तो ये SEMATIC, तो किसी भी चीज़ को अर्थ प्रोवाइड करना या मीनिंग देना, तो उसके थ्रू जब भी हम कोई फॉर्मेशन करते हैं तो वो भी एक इनकोडिंग का ही पार्ट होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं स्टोरेज की तरफ। स्टोरेज क्या है? जब भी किसी इन्फॉर्मेशन को हमने इनकोड किया, एक फॉर्मेशन दिया, उसके बाद जितनी देर तक हम इसको रिटेन करते हैं, रिटेन मतलब उसको होल्ड करके रखना, उसको संभाल के रखना, तो जितनी देर तक हम उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन करेंगे वो स्टोरेज कहलाएगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? रिटेन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि उसका ड्यूरेशन कितना है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ड्यूरेशन, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को आप कितनी देर तक होल्ड किए हुए हैं या स्टोर किए हुए हैं अपने मेमोरी में, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है कि कितना, मतलब क्या क्या, कितने लास्टिंग, कितनी देर तक आप उसको होल्ड किए हुए हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका टाइप या क्वालिटी। अब ये क्या है कि आप जिस भी इंफॉर्मेशन को होल्ड या स्टोर कर रहे हैं वो उसका टाइप क्या है, वो किस तरह की इंफॉर्मेशन है, वो कितनी यूज़फुल है आपके लिए, यूज़फुल है भी कि नहीं है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपके ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है। तो टाइप और क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, अच्छी बातें सुनिए, अच्छे ज्ञान लीजिए, अच्छी चीज़ें सुनिएंगे तो हम क्या होगा, अच्छा हम लोग रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द थर्ड टॉपिक, रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब होता है कि हम जब भी किसी इंफॉर्मेशन की रिकवरी, या एक और टर्म है इसके लिए लोकेशन, तो रिकवरी या लोकेशन। अब ये क्या है? रिकवरी और लोकेशन का मतलब होता है कि जब भी अब हमारे पास इंफॉर्मेशन इनकोड हो गई, हमने इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी कर लिया, अब हमने इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव कैसे करेंगे? रिट्राइव हम तभी कर सकते हैं जब हम उसकी रिकवरी करते हैं। अब मान लीजिए कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन को लिया था एक बार, आपके दिमाग में भी वो है, लेकिन जब तक हम उसमें रिहर्सल नहीं करेंगे
प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ हमारे अंदर बैठी हुई है, लेकिन कभी हमको उसको काम करना है, उस पर वर्क करना है तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिट्राइवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी रिकवरी, अभी मैं आपको बताऊंगी कि 3 इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके थ्रू हम रिट्राइवल कर सकते हैं। तो रिट्राइवल का सीधे सीधे मतलब है कि हम अपने इंफॉर्मेशंस की रिकवरी करें। अब रिकवरी हम कैसे कर सकते हैं? उस चीज़ को दोबारा दोहरा के। इसके 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, मैं यहीं पे लिख रही हूँ आपको। हम रीलर्निंग कर सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, रिकॉग्निशन कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज करके, और हम री प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन की रिकवरी या रिलोकेट दोबारा कर सकते हैं। अब ये रीलर्निंग, रिकॉग्नाइजिंग, री प्रैक्टिस, ये सब क्या है? किसी भी आपने टॉपिक को पढ़ा था तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपको एकदम तैयार हो गया है एक बार में पढ़ने से, वरना ऐसे तो यूपीएससी वाले एक बार में यूपीएससी निकाल देते। तो उनको क्या करना पड़ता है, इतना बड़ा सिलेबस है, बार बार उसको दोहराना पड़ता है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हम परफेक्ट होते जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अगर हमने एक टॉपिक पढ़ा है तो हम उसको दोबारा पढ़ें, फिर से पढ़ें, दोबारा पढ़ें, रिवाइज़ करें, तो हमारा वो इन्फॉर्मेशन उतना ही मजबूत हो जाता है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हम एक चीज़ को बार बार अगर देखते हैं तो वो उसका हमारा रिकॉग्निशन लेवल भी बहुत अच्छा हो जाता है। हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम इन्फॉर्मेशंस को ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये था हमारा एक तरह से 3 मेजर एस्पेक्ट्स थे हमारे मेमोरी के। हमने बताया, एक बार और मैं शुरू से थोड़ा सा एक छोटा सा कंक्रीट समरी देती हूँ कि मैंने बताया कि पहला कि मैं आप लोग को यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ाने आई हूँ। साइकोलॉजी बेसिकली हम सब जानते हैं स्टडी ऑफ, या कहते हैं साइंस ऑफ माइंड। एक तरह से ये साइंस है माइंड का, मतलब इसमें हम माइंड को समझते हैं, माइंड को अंडरस्टैंड करते हैं, जानते हैं कि हम ह्यूमन बिहेवियर को कैसे समझेंगे। इसको बोलते हैं बहुत बार, मतलब आपने डेफिनेशंस भी पढ़ी होंगी कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ साइंस या स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ऐसे हम लोग लिखते भी हैं। या स्टडी की जगह अब तो साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बोला जाता है, क्योंकि हमेशा से ही साइकोलॉजी को साइंस का पार्ट माना गया है। मैं आप लोग को वैसे साइकोलॉजी के डिटेल्ड नेक्स्ट किसी एक वीडियो में, जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तब मैं आप लोग को बहुत डिटेल में बताऊंगी कि साइकोलॉजी का इमर्जेंस कैसे हुआ। जैसे कि साइकोलॉजी जो है वो फिलॉसफी का पार्ट हुआ करता था पहले, तो वो कैसे आया, हाँ, और कैसे उसका इमर्जेंस हुआ। तो ये सब हम लोग डिटेल में हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी जब पढ़ेंगे, फिर वो धीरे धीरे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आए थे, तो वो सब आपको बताया जाएगा। तो ये तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन एक नॉर्मल सी है। मैं आप लोगों को वैसे बहुत ही डिटेल डेफिनेशंस विद द रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट नेम सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। आज हम लोग बस ये पढ़े हैं कि मेमोरी होता क्या है। मेमोरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है साइकोलॉजी का। मेमोरी में हम लोग ने पढ़ा कि मेमोरी होता क्या है। मेमोरी की 2 डेफिनेशंस भी मैंने आप लोग को दी। मेमोरी में सबसे बड़ा काम एबिंगहॉस का है, वो मैंने आप लोग को डिटेल में बताया, और मेन 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बताया मेमोरी के, जो इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को बताना मैं भूल गई कि स्टोरेज में एक नॉर्मल एडल्ट जो होता है वो एक बार में अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में लगभग 5 से 5 to 9 वर्ड्स एक बार में स्टोर कर सकता है। तो 5 to 9 वर्ड, इसीलिए एक साइकोलॉजिस्ट है मिलर, तो मिलर ने एक मैजिक नंबर दिया था। वो मैजिक नंबर था 7। 7 क्यों दिया था? 7 + -2, मतलब अगर हम इसमें +2 कर दे तो 9 हो जाएगा और -2 कर दे तो 5 हो जाएगा। इसलिए
स्टोरेज में हम अगर इनका एग्जाम्पल देते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव भी होता है। तो हमने बेसिकली इनकोडिंग पढ़ा, स्टोरेज पढ़ा, रिट्राइवल पढ़ा, तीनों के बारे में पढ़ा। इनकोडिंग में हमने पढ़ा कि 3 तरह से हम एक इन्फॉर्मेशन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, विजुअली, एकॉस्टिकली और सेमेंटिकली। फिर हम स्टोरेज पढ़े और उसके बाद हम रिट्राइवल पढ़े। रिट्राइवल में हम रीलर्निंग करके, रिकॉग्नाइजिंग करके हम इन्फॉर्मेशंस को बहुत देर तक होल्ड और लोकेट और रिकवरी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या मॉडल्स होते हैं मेमोरी के। तो अभी तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा चलेगा, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।